regarding the generation with limited energy and supply, and the subtopic is the fuel scheduling by linear programming. Today we will discuss the fuel scheduling and try to solve an example with the linear programming. The figure shows the major elements in the chain making up the delivery system that starts with the raw fuel supplies and ends up in the delivery of electric power to the individual customer. The basic element of this chain are the suppliers, this one, first, then the transportation, then the storage and maintenance of inventory, then this one comes, this is the generating station, or then the power and transmission and distribution network, and energy is supplied to the individuals. Okay, and the major portion 1, 2, 3, this belongs to the fuel scheduling. Okay, and this might influence the fuel scheduling. In some cases we will see later on. आपके पास सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो आपके पास कोल, ऑयल और गैस कंपनीज जो हैं वो आपको फ्यूल सप्लाई करती हैं. इनके साथ आपकी कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस होती रहती हैं. आपके साथ प्राइसेस की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट सेट होती हैं और नेगोशिएशन के बाद प्राइसेस की फ्यूचर में जो है वो चेंजेस भी आती हैं. तो ये पहला स्टेप है जो जिसको सप्लायर्स कंट्रैक्ट प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड होते हैं. सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सप्लायर कंट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेटेड होते हैं कि आपके पास जो कंट्रैक्ट जो है. ट्रांसपोर्टेशन सेकंड पार्ट होता है. ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास रेल रोड, रिवर हो सकता है, गैस पाइपलाइन हो सकती है. शिपमेंट के जो फ्यूल शिपमेंट सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ट्रांसपोर्टेशन के साथ होते हैं. ये फ्यूल शिपमेंट स्केजुलिंग जो उसकी डिलीवरीज हैं, फ्यूल डिलीवरीज, वो इसके साथ रिप्रेजेंट होती हैं. फिर आपके पास फ्यूल स्टोरेज फार्म्स आ जाते हैं जो साइट पे होते हैं नॉर्मली, और ये आपके पास कोल, ऑयल तीनों, या गैस के लिए जैसे कंप्रेस गैस के लिए सिलेंडर्स आप बड़े बड़े मेंटेन करते हैं. ये प्रॉपर इन्वेंट्री जो है वो अपने फ्यूल चार्टेज से बचने के लिए आप प्रॉपर इन्वेंट्री एक मेंटेन रखी जाती है, और ये फ्यूल जो है वो डिसाइड होता है लोड फोरकास्ट पे. लोड फोरकास्ट में जो आपकी लोड फोरकास्टिंग होती है थ्रू आउट द ईयर, उसी हिसाब से ये आप स्केड्यूल करते हैं. बाज़ औक़ात लोड लेवल अनस्केड्यूल्ड इंक्रीज फोरकास्टेड लोड की वजह से इंक्रीज हो सकता है, या आपका जो सप्लायर्स और शिपमेंट के वो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे जो हैं वो आपके साथ इन्वेंट्री प्रॉब्लम सारे इसके साथ रिलेट करेंगे. और लास्ट वन इज द जनरेटिंग स्टेशन. फील्ड स्केजिंग प्रॉब्लम में नॉर्मली हम टोटल जो कंस्टेंट्स जो टोटल आपका ड्यूरेशन है उसको हम डिस्क्रीट टाइम्स में, डिस्क्रीट इंक्रीमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स सपोज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था लोड को भी, हमने देखा था कि जे जो है वो 1 to जे मैक्सिमम तक जाता है, और हर जे में आपके पास 4 आवर्स और 5 आवर्स सब में इक्वल वो हो सकते हैं. फिर आप कंस्ट्रेंट्स फंक्शंस को डिफाइन करेंगे. मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स फंक्शंस हैं जो वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी के साथ, लोड डिमांड के साथ, ये सारे जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, आगे डिटेल में आएंगे. कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो स्पेन करेंगे बिटवीन 2 और मोर टाइम स्टेप्स. अब लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ सोल्यूशन में आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो भी आप सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स होते हैं. Any non-zero function must be approximated by linearization about an operating point. ये भी एक linearization है, although you lose information but approach बहुत simple हो जाती है. तो जैसे हमने शुरू में पीस वाइज लीनियर कॉस्ट फंक्शंस हमने डेवलप किए थे. लोड कर्व्स हम ब्लॉक सेट्स में डिस्क्रीट्स में करेंगे, ये सारे लोड जो हमने शुरू में भी बताया था.
अब फ्यूल डिलीवरी टू जनरेटिंग प्लांट्स मीट स्केड्यूल, ये assumption फ्यूल स्टोरेज वॉल्यूम एट ईच जनरेटेड प्लांट्स, ये इसको हम कंसिडर करेंगे, ये फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट। हम इनिशियली हर एक स्टोरेज पे एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल, लेट्स सपोज वीक्स में, तो एट द स्टार्ट ऑफ द वीक के कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल जो है वो स्पेसिफाइड होगा, जो आप हर प्रोग्राम में जो है वो इसको स्पेसिफाई करेंगे। और वॉल्यूम कैन बी स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, वॉल्यूम इज लिमिटेड एट ईच प्लांट, और ये भी स्पेसिफिक होगा कि हर वॉल्यूम प्लांट को कितना वॉल्यूम जो है वो मिलेगा। वही ऑब्वियसली सेम मैथमेटिक्स, लीनियर कॉस्ट फंक्शन को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, लीनियर आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। फिर आपने हाउ टू यूज़, प्रीवियसली भी आपने देखा था अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स के आपके पास होते हैं, इसमें ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये आपके पास मिनिमम मैक्सिमम अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स, ये पावर आप लगा सकते हैं। अब जैसे सिंपल एक पावर ऑलवेज इज पॉजिटिव, पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ओके, तो ये कंस्ट्रेंट के साथ अब आप फेमिलियराइज हो गए, तो इनको चीज़ों को अब आपको क्लियर होना चाहिए। अपर बाउंड लीनियर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, वेरिएबल लिमिट्स आर हैंडल इम्प्लिसिटली, वेरिएबल की जो लिमिट्स हैं कि पी जिस तरह पी की लिमिट्स होती मैक्सिमम मिनिमम। अब शुरू में अगर आपको याद हो हमने स्लैक वेरिएबल का यूज़ किया था इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो जो हैंडल को कंस्ट्रेंट्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करता है। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, जिसको हमने देन कन्वर्ट, स्लैक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फिर जो बाकी जो हमारा रिक्वायर्ड अपना वेरिएबल होता है वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में आ जाता है। और ये स्लैक वेरिएबल जो है वो लिमिट्स को और जो डिफरेंस आता है उसको जो है वो कंपनसेट करता है, इक्वल द डिफरेंस आर स्लैक बिटवीन ए कंस्ट्रेंट एंड इट्स लिमिट्स। यू मस्ट गो थ्रू द थर्ड चैप्टर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डिस्पैच, और इसके बेसिक जो है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, तो उसको आपने ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज करना, इसके बगैर टफ हो जाएगा ये। और ट्रांसफॉर्म्स इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, ये आपने देखा है, इसको भी आप दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। एक एग्जांपल है जो ये सॉल्व होगी इसी के ज़रिए। हमारे पास जो है वो 2 कोल बर्निंग यूनिट्स हैं हमारे एग्जांपल में। बोथ यूनिट मस्ट रिमेन ऑनलाइन फॉर 3 वीक पीरियड, 3 वीक के लिए हमने करना है। तो अब आप जेज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आप पर डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो देन यू विल हैव J1 to 24 for 1 day, for 1 day, then 7 into 3 21 J's होंगे, और हर एक में 24 आवर्स होंगे। ये मुख्तलिफ आगे ऑप्शंस आए, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये आपके पास लोड कर्व है दिया हुआ है, ये आपके पास लोड कर्व है, जो वीक 1 में कांस्टेंट लोड है 1200 मेगावाट, देन 1500 मेगावाट, देन 800 मेगावाट। वो जो हमने डिस्कस किया था कि हम लोड को डिस्क्रीट्स में कन्वर्ट करते हैं, अभी इससे नेचुरली होता नहीं है ऐसा, लेकिन उसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके हम कांस्टेंट लोड्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। फ्यूल सप्लाई जो है उसमें वन कोल सप्लायर जो है वो दैट हैंडल्स द सप्लाई एंड डिलीवर्स 40,000 टन्स पर वीक टू बोथ स्टेशन बोथ प्लांट्स, तो उनके अंदर वो डिवाइड होता है, कितना कितना डिवाइड होता है ये हम देखेंगे बाद में। और ये जो हमने प्रीवियसली डिफाइड किया था कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं 3rd वीक पीरियड में, तो वो इन्वेंट्रीज स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक में आपके पास ऑलरेडी कितनी इन्वेंट्रीज हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम 3 वीक्स को इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो 3 - 1 वीक पे जो इन्वेंट्री डेवलप हुई थी और आपके पास अवेलेबल थी, वो 4th वीक जो हमारा प्रेजेंट 0 होगा उसमें जाएगी। तो हमने क्या करना है, दी ऑपरेशनल स्केड्यूल फॉर ईच प्लांट फॉर ईच वीक, और कोल डिलीवरी अमाउंट टू बी मेड ईच वीक, हमने फाइंड करने हैं थ्रू एलपी प्रोग्राम। तो
ऑब्वियसली ये प्रोग्राम कंप्यूटर में रिटन होगा, हम आज को लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कॉल जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हमेशा पहले कहता रहता हूँ कि डेटा को समझना, इनपुट डेटा को समझना, उसके यूनिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर चीज़ें आपको आसान नहीं लगेंगी जब तक आप इनको क्लियर समझते नहीं हैं। ये हीट वैल्यू आपको पता है क्या होता है कि आपका 1 टन कितने मिलियन BTUs प्रोड्यूस कर सकता है। ये शुरू में अगर आपको याद हो, ये हमने इसको लोड कर्व में ये डिस्कस किया था। और कॉस्ट जो है $30 पर टन और फिर इस रिलेशन को अबव को यूज़ करते हुए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1.3 मिलियन BTUs, $1 पर BTUs में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज हैं, प्लांट 1 70,000 टन और प्लांट 2 जो है वो 70,000 टन है। ईच प्लांट हैज़ मैक्सिमम कोल्ड स्टोरेज ऑफ 200,000 टन। ये आप इसकी स्टोरेज की अवेलेबिलिटी है। अब आप ये देखें, ये जनरेटर आ गया आपके पास, प्लांट 1 है, इसका ये हीट कर्व है, ये हीट कर्व है, इनपुट आउटपुट कर्व है आपके पास। और ये अब थोड़ी सी आसानी होगी कि हमने लीनियर कर दिया इसको, जो क्वाड्रेटिक टर्म है थर्ड वन उसको हमने ख़त्म कर दिया, वो हमने इंक्लूड नहीं किया। ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कंस्टेंट, ये लिमिट है इसकी। ये जो है, ये सेकंड जो है, ये फ्यूल कंजम्पशन है। ये फ्यूल किस तरह कंज्यूम होता है प्लांट 1 का, जनरेटर का, ये भी कर्व है। ये भी ये स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है। और टन्स पर आवर किस तरह, ये कितने टन पर आवर ये फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ये डिफाइन करता है। और थर्ड जो है वो आपके पास फेमिलियर टर्म है, कॉस्ट ऑफ द जनरेटर 1 इन टर्म कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द P1। आपके पास जो वेरिएबल है वो P1 है, P1 के साथ कॉस्ट चेंज होती है। और ये भी लीनियर है कि $पर आवर